Hello everyone, welcome again to live session of Manula classes. I'm Dinesh Kumar and I will take your today's means 6 January 2023 The Hindu news analysis. So I will discuss the most important news. Now this news dusk descends on the BD rollers of Murshidabad. So basically this news is important in reference to some of the fundamental rights and some of the डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर हम इसके कुछ इश्यूज देखते हैं. दिस न्यूज रिलेटेड टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुर्शिदाबाद इन वेस्ट बंगाल. और यहाँ पर काफ़ी जो फीमेल हैं वो बीडी बनाती हैं, बीडी प्रोडक्शन का काम करती हैं, बीडी रोलिंग का काम करती हैं. ठीक है. नाउ दीज आर पेड 178 फॉर 1000 बीडीज. मतलब अगर एक वुमेन शी प्रिपेयर्स 1000 बीडीज then she is paid rupees 178 only. तो ये काफ़ी मतलब it is below the minimum wages. ठीक है. Now we'll discuss some of the provisions regarding minimum wages. So for example देखिएगा Article 21 of Constitution of India provides for right to life and personal liberty. Now this right to life and personal liberty has also been interpreted by Honorable Supreme Court in the various cases that the word life here means a dignified life and not merely an animal existence. Life here means a dignified life and not merely a animal existence. ठीक है. अब यहाँ पर इफ ए पर्सन इज वर्किंग, एक पर्सन काम कर रहा है और अगर उसको मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, या जो उसके वेजेस हैं वो टाइमली नहीं मिल रहे हैं, देन इट अमाउंट्स टू द राइट टू लाइफ ऑफ दैट पर्सन अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर राइट टू लाइफ में इट इंक्लूड द मिनिमम वेजेस, क्योंकि एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए पर्सन शुड बी गिवन द मिनिमम वेजेस. नाउ द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड दैट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट a notification issued by the Labour Department in September 2022 which still stipulate that for every 1000 BDs 267.44 rupees should be paid. Means लेबर डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है कि 1000 बीडी के लिए 267.44 रुपीज मिलने चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या मिल रहा है उनको? एक्चुअली दे आर गेटिंग दिस 178 रुपीज. तो काफी कम पैसे वो एज पर द रिक्वायरमेंट और लीगल रिक्वायरमेंट दे आर गेटिंग. सेकेंड पॉइंट इज दैट कि मोस्टली फीमेल आर इन्वॉल्व इन द बीडी मैन्युफैक्चरिंग और बीडी मेकिंग. नाउ these are paid less price or less wage in comparison to the male members. जो मेल मेंबर्स बीडी के अदर प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनको थोड़े पैसे ज़्यादा दिए जाते हैं इन कंपैरिजन टू द फीमेल हु आर इन्वॉल्व इन द रोलिंग ऑफ द बीडीज. नाउ देयर इज आर्टिकल 39 क्लॉज डी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट प्रोवाइड दैट equal pay for equal work. मीन्स अगर सेम काम किया जा रहा है फीमेल के द्वारा एंड सेम एक्ट इज बीइंग डन बाय द मेल, देन देयर शुड बी द इक्वल पेमेंट. सो लेस वेजेस देना इज द वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 39 डी एज वेल. ठीक है. नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 43A of Constitution of India provides for living wages. Living wages. Living wages means कि किसी भी पर्सन को उतने वेजेस दिए जाने चाहिए जिससे कि वो अपनी लाइफ को एक डिसेंट मैनर में जी सके, ठीक है, और उसको एंजॉय कर सके. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट. अब यहाँ पर देखिएगा कि जो दीज लेडीज हु आर इन्वॉल्व इन द बीडी मेकिंग उनको बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड भी होते हैं. ठीक है. क्योंकि जब वो बीडी मेकिंग करती हैं तो वहाँ पर टोबैको इन्वॉल्व होता है
तो टोबैको वो इनहेल करती हैं, जिससे वेरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस दे सफर, ठीक है। तो इसका भी वहाँ पर कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो यहाँ पर एक WHO की रिपोर्ट थी, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कॉल्स बीडी रोलिंग एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड। तो WHO की रिपोर्ट में 2022 में बीडी मेकिंग को एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड कहा गया है। अब हम इसकी दूसरी बात करते हैं कि आर्टिकल 24 of Constitution of India provides that any person or any child whose age is below the 14-year child whose age is below the 14 years cannot be involved in the hazardous industries. So BD making is one of them. So अगर कोई फीमेल या कोई मेल चाइल्ड जिसकी एज बिलो 14 ईयर है and if that is involved in the BD rolling, then it will also amount to the violation his or her fundamental right given under Article 24 of the Constitution of India. तो ये कुछ important aspect हैं. This may be relevant for the GS purpose and it is not relevant for the legal purpose. Now we come to next news. No constitutional protections for the staff taking part in strike. तो अब हम स्ट्राइक के बारे में डिस्कस करते हैं. तो दिस द डिसीजन ऑफ केरला हाई कोर्ट. इस डिसीजन में केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि राइट टू स्ट्राइक इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एंड इज नॉट ए लीगल राइट. So now we will understand the background of this right or this legal provisions of in this regard. So there is Article 19(1)(b) of Constitution of India that gives the right to peaceful assembly. Right to peaceful assembly. Whether this right to peaceful assembly includes the right to strike. So this was the question earlier. So there was a case, a landmark judgment, T. Rangarajan. This is very important case versus Government of Tamil Nadu. So in this case, Honorable Supreme Court clarified that right to peaceful assembly does not include right to strike by the government employee. So यहाँ पर जो government employees हैं, they do not have the right to strike, ठीक है, or the other persons who are involved in the public services. Suppose private doctors हैं, है ना, बैंक कर्मचारी हैं, प्राइवेट में भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट बैंक में हो सकते हैं. These do not have the right to strike as a fundamental right under Article this. So similarly, Kerala High Court has reiterated this view again that no constitutional protection is for the staff taking part in strike. Means अगर कोई staff या कोई government servant that person is taking part in the strike, then action or disciplinary action can be taken against that person, and the disciplinary action may involve the dismissing of that person from the services, suspension of that person from the services, or any other measures. Now this was important from the legal point of view. Now we come to the next news. Advertisement on buses. Supreme Court tries to balance the issue. So basically, the Supreme Court on Thursday is inclined to protect the Kerala State Road Transport Corporation, which has challenged the High Court decision to remove the advertisement featured on the buses. केरला हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि जो केरला ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस पर जो एडवर्टाइजमेंट लगे हैं, इन एडवर्टाइजमेंट को रिमूव किया जाना चाहिए. लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नहीं, एडवर्टाइजमेंट को रिमूव करने की आवश्यकता नहीं है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द कंसर्न पार्टी हु वाज अगेंस्ट द advertisement and the view of the High Court. So, Honorable High Court held that these advertisements are responsible to the great extent for the accident. ठीक है, मीन्स डिसओरिएंटेशन होता है, और कई बार क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट से जो हमारा व्यू है वो क्लियर नहीं होता. मीन्स जैसे कि जो बैक मिरर है, बैक साइड का ग्लास है, उस पर अगर एडवर्टाइजमेंट लगा दिया गया है तो वो व्यू को अफेक्ट करेगा, है ना. फ्रंट पे लगा दिया है टू सम एक्सटेंट, तो दैट विल आल्सो अफेक्ट द व्यू. सो द कंसर्न ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट वाज दैट कि इससे रोड एक्सीडेंट शुड नॉट इंक्रीज. ठीक है, लेकिन कंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन वाज दैट
दैट इट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। तो उन्होंने कहा कि हम जो है काफी उसमें चल रहे हैं लॉस में। सो वी देखो ऐसे कहा है कि दे आर हैविंग 9,000 करोड़ डेट, ठीक है। दिस एडवर्टाइजमेंट अर्न कॉर्पोरेशन ए मंथली रेवेन्यू ऑफ 1.5 करोड़। तो उन्होंने कहा कि वी आर रनिंग इन द डेट दैट इज ऑफ 9,000 करोड़ रुपीज। तो उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू इज द वन ऑफ द सोर्स ऑफ दिस जनरेशन और रेवेन्यू जनरेशन। सो दे रिसीव 1.5 करोड़ रुपीज per month from this advertisement. So Honorable Supreme Court has tried to make the balance between the contentions or between the decision of the Honorable High Court and the contention of the state transportation. तो उन्होंने कहा है कि इस तरह से आप इसको करिए कि जिससे कि एक्सीडेंट की जो पॉसिबिलिटी है, जो कि एप्रीहेंशन है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, वो कम हो जाए और आप रेवेन्यू भी जनरेट करवें, क्योंकि आपके रेवेन्यू जनरेट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन this advertisement should not cause the death of the person or it should not increase the number of accident in the country. News editorial आप आज के important नहीं है, you may skip them. Now we come to this India's plan to develop green hydrogen. तो हमने कल भी आप लोगों को बताया था कि इंडिया ने 19,744 करोड़ रुपए नेशनल ग्रीन हाउस मिशन के लिए एलोकेट किए हैं। अब ये जो ग्रीन हाउस नेशनल ग्रीन हाउस मिशन है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है हमारी, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन का यूज काफी जगह होता है। हाइड्रोजन इज ए की इंडस्ट्रियल फ्यूल दैट हैज ए वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया। तो हाइड्रोजन का काफी जगह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज यूज टू प्रोड्यूस द एमोनिया। Ammonia is the key fertilizer, steel, refineries and electricity, इसमें इसका यूज होता है। अब इसके हाइड्रोजन इज ऑफ डिफरेंट काइंड्स और डिफरेंट सोर्स से जनरेट होती है। तो फर्स्ट इज ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन। तो जो ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन है, ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम कोल, तो ये कोल से प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर आपके जीएस के लिए एक इम्पॉर्टेंट ये हो सकती है इंफॉर्मेशन। Second, gray hydrogen is produced from the natural gas, while the blue hydrogen is from fossil fuel source. तो यहाँ पर ग्रे हाइड्रोजन कहाँ से जनरेट होती है? नेचुरल गैस से। ब्लू हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से। और ग्रीन हाइड्रोजन इज व्हेन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड वाया इलेक्ट्रोलाइसिस, द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होती है? जब हम वाटर को तोड़ते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, और विद इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। तो बेसिकली जब हम वाटर को दो इसमें एलिमेंट्स में तोड़ते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। फॉर लाइक विंड से जनरेट होती है या और सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दिस इज द मोस्ट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन। तो ये सबसे ज्यादा सस्टेनेबल वे है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का। अब हम इसमें क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी सरकार इसमें क्यों इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है? तो बेसिकली इसके दो रीजन है। बाय 2030 हम कितना इसको कम कर लेंगे? मोर ओवर अबाउट 50 MMT per annum of CO2 emissions are expected to be averted by 2030। तो बेसिकली अगर हम ये ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट करेंगे तो इससे हम 50 मैट्रिक टन जो है इसको CO2 को कम कर देंगे। तो जब CO2 कम होगी तो इट विल ओवरऑल अफेक्ट द ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज द मेन कंसर्न। सेकेंडली क्या है कि हमारी जो डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पर है, जिसको कि हम 1 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम द अदर कंट्रीज, वो डिपेंडेंसी भी हमारी कम हो जाएगी। सिमिलरली if we will produce the green hydrogen in our country, then we will be able to export it to the other foreign countries, जिससे क्या होगा? we will generate the foreign revenue। तो इस तरह से government is trying to do this। so these were all important news, my dear students. I will come again with the next The Hindu News analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.